हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों, विश्व इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी एक शख्स के बारे में आप ये बोलें कि अगर ये घटना नहीं हुई होती तो शायद विश्व का इतिहास ही कुछ और होता। Who knows दोस्तों, आज जिन व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, अगर ये पर्टिकुलर घटना नहीं हुई होती तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता, शायद शीत युद्ध भी नहीं हुआ होता और शायद यूनाइटेड नेशंस का जन्म भी नहीं हुआ होता। दोस्तों, लीग ऑफ नेशन से काम तो चल रहा था। तो आज इसी तरह की एक बहुत ही अद्भुत घटना आपके साथ शेयर करता हूं, आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाता हूं। दोस्तों पहले अगर एक नटशल में आपको बताऊं तो दोस्तों आज से तकरीबन 87 इयर्स पहले की बात है। 3 अगस्त 1934 को एडोल्फ हिटलर बनते हैं जर्मनी के फूरर। दोस्तों हो सकता है कि मैं शब्द का प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट नहीं कर रहा हूँ जर्मन भाषा के हिसाब से, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से ठीक कर रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा उतना। 3 अगस्त 1934 को जर्मनी के फूरर बनते हैं एडोल्फ हिटलर। दोस्तों इस घटना का इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों एक सिलसिलेवार तरीके से काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स। जब ये घटना, ये क्या थी मैं थोड़ी देर पर बताऊंगा। दोस्तों एक बार सुनते आइएगा आप। दोस्तों ये घटना होने के बाद एडोल्फ हिटलर एज जर्मनी के एब्सोल्यूट पावर के बीच में अगर कोई एक चीज थी जो रह गई थी, वो थे जर्मनी के एक बुजुर्ग राष्ट्रपति जो कि 87 इयर्स के थे। दोस्तों इन साहब का नाम था मिस्टर पॉल वॉन हिंडनबर्ग। दोस्तों इनकी तबीयत भी खराब चल रही थी और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के पश्चात एडोल्फ हिटलर घोषित कर दिए जाते हैं हिंडनबर्ग साहब के सक्सेसर, मतलब राष्ट्रपति ना सर, नहीं जी। एडोल्फ हिटलर कहते हैं नहीं, मैं राष्ट्रपति तो नहीं, मैं सक्सेसर जरूर हूं, मैं राष्ट्रपति नहीं हूं, मैं हूं फूरर। मतलब क्या होता है सर? मतलब सुप्रीम लीडर हूं मैं जर्मनी का। तो फूरर बोल लीजिए, सुप्रीम लीडर बोल दीजिए, लीडर बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। दोस्तों कभी शायद जर्मन आर्मी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनको ये कहना पड़ेगा कि हम शपथ लेते हैं कि हम एडोल्फ हिटलर के लिए, हमारे कमांडर इन चीफ के लिए, क्योंकि दोस्तों पावर का कुछ ऐसा ताना बाना बुनते हैं एडोल्फ हिटलर, कुछ ऐसा सेंट्रलाइजेशन होता है कि क्या डोमेस्टिक पॉलिसी और क्या फॉरेन पॉलिसी, क्या डिफेंस पॉलिसी और क्या दुनिया भर की पॉलिसीज। दोस्तों कौन तो राष्ट्रपति और कौन तो फूरर और कौन तो कमांडर इन चीफ, सब एडोल्फ हिटलर ही बन जाते हैं। और इस तरह से जर्मन आर्मी बकायदा ये प्रॉमिस करती है कि सर हम ना आपके लिए ईमानदार रहेंगे। दोस्तों इस तरह की बहुत ही सारी चीजें होती हैं, मैं एक एक करके आपको धीरे धीरे सारी की सारी चीजें बताता हूं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि एक बात बताइए, ये एडोल्फ हिटलर की पावर का एब्सोल्यूट पीक कब अटेन हुआ? दोस्तों जैसा मैंने आपसे बताया, जर्मनी के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो कि काफी बुजुर्ग हो चुके थे इस घटना तक के, और वो थे जर्मन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग। दोस्तों इनका देहांत होता है। जब इनके देहांत के बाद उस जमाने में जो चांसलर थे, मतलब एडोल्फ हिटलर, वो घोषित कर दिए जाते हैं फूरर या फिर एब्सोल्यूट लीडर या सुप्रीम लीडर, जो भी आपको बोलना है दोस्तों, 3 अगस्त 1934 को दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद ना सिर्फ ये होता है, जर्मन आर्मी को बकायदा ओथ लेना होता है कि सर जी हम आपके लिए अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं कि हम आपके लिए निष्ठावान रहेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी चीज हो जाए, हम आपके लिए तो निष्ठावान रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, राष्ट्रपति साहब जो होते हैं इनके हिंडनबर्ग साहब, इनकी धीरे धीरे तबीयत जो खराब होती जाती है और खराब होने के बाद अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जितने ये जो आर्मी ने कहा था कि, और ये एक्चुअली बेसिकली नाजी जर्मनी जिसको आप बोलते हैं कि नाजी जर्मनी बनी हुई है, तो दोस्तों ये एडोल्फ हिटलर के टाइम पे जो नाजी जर्मनी बनी थी, सभी लोग ने हेल हिटलर, जो इस तरह से बोलते थे हेल हिटलर, लॉन्ग लिव हिटलर। और ये हम थर्ड राइश, REICH को लोग थर्ड राइश बोलते हैं, राइश मतलब एम्पायर, तो इस एम्पायर को हम लोग हजार साल चलने देंगे। दोस्तों आपको ध्यान होगा 1934 की बात है, 1945 में जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में दोस्तों जब एटम बम गिरा था, तो उसके बाद 14 अगस्त को जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया था, और उसके पहले बेनिटो मुसोलिनी को कम्युनिस्ट पार्टिसंस ने बीच चौराहे पर लटका दिया था। और उसी वक्त में दोस्तों बर्लिन बंकर में एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को ठां से गोली मार दी थी, याद है दोस्तों आपको? दोस्तों तो 11 साल के बाद ये नाजी जर्मनी खत्म हो जाती है, फिर कोलैप्स हो जाता है दोस्तों इसका।
दोस्तों इस दौरान एडोल्फ हिटलर ने सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी चीजें किया था। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसको कहा गया इतिहास में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स। इस नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स की जो मैं बात बोल रहा हूं दोस्तों, ये घटना है 30 जून के आसपास से 2 जुलाई तक की। इसको कहा गया दोस्तों ऑपरेशन हमिंग बर्ड। एडोल्फ हिटलर ने बोला कि मार्केट में देखो कौन कौन है जो मेरे खिलाफ है, कौन ऐसा है जो नाजी जर्मनी को नहीं बनने दे रहा है, कौन ऐसा है जिसको एडोल्फ हिटलर पे भरोसा नहीं है। सर क्या करें, उनको पकड़ो और फोड़ो, उनको तो अलग से, उनको तो जेल में बंद करो, दुनिया के सारे अत्याचार करो। तब वहां पे लोगों ने पूछा कि सर कहीं आप अर्नस्ट रॉम साहब के बारे में तो नहीं बोल रहे होंगे ना, क्योंकि वो तो आपके दोस्त हैं सर। अर्नस्ट रॉम दोस्तों इस फोटोग्राफ में ये जो शख्स है इनका नाम है दोस्तों, ये रहे एडोल्फ हिटलर बाय द वे। तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर को बहुत समय से डाउट था, यार ये अर्नस्ट रॉम ना ये मेरे खिलाफ बगावत कर सकता है, इस बंदे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों इनको भी जेल में पकड़ के बंद कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे दोस्तों, पता नहीं कितने ही सारे लोग रहे होंगे जिनको धक्का तक जेल में बंद कर दिया गया, कितने लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया, बहुत सारे। और इस तरह से फूरर मतलब एब्सोल्यूट लीडर बने जर्मनी के एडोल्फ हिटलर। स्पेशली कब, हिंडनबर्ग साहब जो 87 ईयर्स के थे, उनकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों हिंडनबर्ग साहब की मृत्यु होती है 2 अगस्त 1934 को सुबह के 9 बजे। और इसके बाद एडोल्फ हिटलर साहब पूरा संविधान ही पलट के रख देते हैं दोस्तों। एडोल्फ हिटलर साहब इनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात ये बोलते हैं कि भाई साहब अपने को 2-4 कानून अपने को चेंज करना है। ये जो रिच गवर्नमेंट आ रही है, सुनो जी, ये प्रोमलगेट कर रही है क्या क्या चीजों को, क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं सर। सबसे पहली चीज, क्या तो भी राष्ट्रपति, क्या तो कुछ भी और, राष्ट्रपति के सारे अधिकार ट्रांसफर होते हैं फूरर को, मतलब मुझको जो कि मैं एब्सोल्यूट लीडर, जो कि सुप्रीम लीडर हूं। और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, प्रेसिडेंट जो हिंडनबर्ग थे उन्होंने डेथ के पहले कहा है कि भाई साहब ये तुरंत इफेक्टिव करोगे मेरे डेथ के बाद। इस तरह से दोस्तों जो बड़े बड़े विचारक हैं उनका कहना था कि सारे तो टेक्निकली इलीगल है। अरे कौन हिटलर को बोलेगा भाई इलीगल, किसको मरना है अपना, किसको अपने, सबको अपनी जान बचानी थी दोस्तों। सभी ने बोला ठीक है सर इलीगल है तो इलीगल सही, जो भी है जैसा भी है सर वैसा सही। और इस तरह से 3 अगस्त को हिंडनबर्ग साहब की मृत्यु के एक दिन के पश्चात 3 अगस्त 1934 को एब्सोल्यूट लीडर बनते हैं, फूरर बनते हैं एडोल्फ हिटलर दोस्तों अब थोड़ा सा प्लेबिसाइड भी करवा दो, क्या ही दिक्कत है दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस कहानी में एक और चीज हो रही है। आपको याद होगा तो 1929 में यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट डिप्रेशन आया है। 1914 से 1918 तक, सॉरी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स साइन हो चुकी है दोस्तों, जिसके कारण जर्मनी को भयंकर सारा मुआवजा देना पड़ता था यूएस को। सर याद है कि नहीं दोस्तों, मैं आगे रखा हूं, आगे बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो दोस्तों हो क्या रहा था इस दौरान, एक ना वैक्यूम क्रिएट हो रहा था। ठीक है दोस्तों यही चाहिए होता है, इकोनॉमी में एक वैक्यूम क्रिएट हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और उस वक्त एक ना भयंकर ना गजब का स्पीकर आ जाए जो बोले तुम लोगों की सारी समस्याओं को जो समझ सकता है वो मैं हूं, और मैं ही वो हूं जो तुमको सारी समस्याओं से बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ही वो मैजिकल वैंड है, मेरे पास वो जादू की छड़ी है, तो मुझको वोट दो। और दोस्तों यही कारण है कि लोग एकदम भर भर के आए दोस्तों, भयंकर टाइप से। दोस्तों ये देख सकते हैं आपने, बाकायदा आर्मी ने शपथ लिया कि सर हेल हिटलर। अब वो देखिए मूवी देखिए मिस्टर इंडिया, हे मुगैम्बो, बस वही समझ लीजिए, हेल हिटलर। हम अपनी निष्ठा अपनी प्रतिबद्धता आप तक रखते हैं, आपके लिए रखते हैं, कुछ भी हो जाए सर, एकदम जबरदस्त टाइप से। और दोस्तों फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाता है, एक नेशन वाइड प्लेबिसाइट होता है, इलेक्शन होता है दोस्तों, और ताकि एक मुहर लग जाए, ऐसे ही पेपर के तौर पे चलो एक मुहर लग जाए कि हाँ यार सब चाहते थे इसलिए एडोल्फ हिटलर बने हैं। भाई साहब ने तो बने थोड़ी होते, इतना थोड़ी चाहते थे, मैं तो चाहता ही नहीं था, वो तो लोग जबरदस्ती के इसलिए मैं बनाऊं फूरर जो है या फिर सुप्रीम लीडर जो है। ठीक है सर जैसा भी है दोस्तों, भयंकर सारे लोग आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों 95% लोग इनको वोट करते हैं, इतना भयंकर वोटिंग होता है 95%। उस जमाने के तकरीबन 40 मिलियन लोग एडोल्फ हिटलर के फेवर में, 38 मिलियन प्रिसाइसली, 38 से 40 मिलियन लोग फेवर में वोट करते हैं और बोलते हैं अपने को यही मांगता है, अपने को एडोल्फ हिटलर ही मांगता है भाई साहब, यही वो इंसान है जो जर्मनी की नैया पार करा सकता है, यही वो इंसान है जो हमको आगे ले आ सकता है, यही वो इंसान है जो हमारी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को वापस खड़ी कर सकता है, यही वो इंसान है जो हमको रोजगार दे सकता है।
यही तो चाहिए होता है दोस्तों, एक टायरेंट को यही तो चाहिए होता है, एक अथॉरिटेरियन रिजीम को यही तो चाहिए होता है, एक ऐसा टफ टाइम चाहिए होता है जहां पे फिर वो एकदम मसीहा बन के निकलता है। ऐसे ही होता है ना दोस्तों। दोस्तों आगे चलते हैं इस कहानी में। दोस्तों इस कहानी में जब आगे जाएंगे तो फूरर वाली बात पे थोड़ा सा बनाते हैं दोस्तों। ये वर्ड ना एडोल्फ हिटलर को भयंकर प्यारा था दोस्तों। एडोल्फ हिटलर साहब ने अपनी किताब मीन कैंप में भी इसका जिक्र किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हालांकि जुलाई 1921 में पहली बार ना एडोल्फ हिटलर साहब पहले ही चांसलर बन चुके थे ना जर्मनी के। पूरी इनकी कहानी भी सुनाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक एक चीज क्लियर करके रख दूंगा दोस्तों। तो 1921 में ना ऑलरेडी एडोल्फ हिटलर साहब ने ना ये फूररशिप वाली जो बात है ना, मतलब लीडरशिप के जो प्रिंसिपल्स हैं या जिस तरह से हम नाजी पार्टी को गवर्न करेंगे, लॉ नाजी पार्टी के लिए, वो अपनी किताब में लिखे दोस्तों। मीन कैंप में 1925 से लेकर 1927, आपको याद होगा दोस्तों, तो एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है मीन कैंप। मीन कैंप मतलब मेरी स्ट्रगल, तो खुद ही लिख दिए थे दोस्तों। जो बड़े बड़े विचारकों का कहना है कि एब्सोल्यूट बोगस है, प्रोपेगेंडा था, वो खाली कुछ नहीं था। बाकी जो भी आप देखिएगा, आप पढ़ के, भयंकर खतरनाक किताब है वो भी एक। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा था कि जो मीन कैंप लिखे थे 1925 से 1927 के दौरान लिखे थे, वही डिक्टेटोरियल रजीम वगैरह की दुनिया भर की चीजों के बारे में बात किए थे, और उसमें ये फूरर वाली बातें वो किया था दोस्तों उन्होंने। और अंततः दोस्तों ये हुआ था, ये वर्ड आया कहां से था दोस्तों? ऑस्ट्रियन एम्पायर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉन, अब इनको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे मैं फिर से बोलता हूं, स्कॉनरर, आपकी मर्जी दोस्तों, एक बार थोड़ा सा जर्मनी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, स्कॉनरर। ये साहब ना जर्मनिज्म का, जर्मन नेशनलिज्म के पर्यायवाची बन चुके थे। ये साहब एक पर्सनालिटी कल्ट थे, ये अपने लिए फूरर वर्ड का इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर को ये शब्द तभी बहुत पसंद आया, और एडोल्फ हिटलर ने बोला यही वर्ड अपने को मांगता है बेड़ू, यही वर्ड। और इसलिए दोस्तों सभी लोग बोलते थे हेल हिटलर, हे मोगैम्बो, जस्ट लाइक दैट। ठीक है दोस्तों, हेल हिटलर मतलब लॉन्ग लिव हिटलर, इस तरह से जो लोग सल्यूट करना होता था, हाथ सामने देखिए ना, इनकी पोस्चर को देखिए हाथ की, आप समझ जाएंगे, इस तरह से करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के सारी चीजों की हायरार्की के एपेक्स में तो एडोल्फ हिटलर साहब ही थे। अब क्या ही डोमेस्टिक पॉलिसी और क्या ही फाइनेंस पॉलिसी, क्या ही फॉरेन पॉलिसी, क्या ही फाइनेंस पॉलिसी और क्या ही दुनिया भर की बाकी पॉलिसी, कौन ही कमांडर चीफ है, सारे के सारे एडोल्फ हिटलर ही बन गए थे दोस्तों। तो इस तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की को बोलते हैं, पूरा टोटलिटेरियन रेजिम हो गया था, सारे के समय पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया था, सीधी सी भाषा में। तो फूरर बन गए थे दोस्तों। पहले क्या थे, ये चांसलर थे जर्मनी के। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये फूरर शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है गाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मन भाषा में अगर मैं बर्ज फूरर लिख दूं, तो बर्ज का मतलब जर्मनी में माउंटेन होता है, तो जो इंसान आपको पहाड़ों वगैरह पे लेके जाता है, गाइड करता है, उनके लिए बर्ज फूरर बोलता है। ठीक है दोस्तों एडोल्फ हिटलर द आर्टिस्ट, ये कैसे हुआ भाई? ये तो कभी सुना नहीं था। एडोल्फ हिटलर द आर्टिस्ट एंड एडोल्फ हिटलर द डिक्टेटर, दोनों को देखते हैं दोस्तों। एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को। एडोल्फ हिटलर का जन्म होता ऑस्ट्रिया में दोस्तों। एडोल्फ हिटलर साहब सुपुत्र थे एलिनॉइस हिटलर एंड कालरा जी के। इनके 6 बच्चे थे दोस्तों, चौथे बच्चे का नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे तो ड्राइंग, पेंटिंग ये सब करना चाहते थे, आर्ट्स में जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी उनको इस चीज को पसंद नहीं करते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। होता यह है कि फिर इनके भाई साहब के, एडोल्फ हिटलर के जो छोटे भाई होते, उनके भाई साहब की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उनकी यंगर ब्रदर की मृत्यु हो जाती है 1900 के आसपास। और उसके बाद से ये काफी अंतर्मुखी हो जाते हैं, काफी डिटैच हो जाते हैं आसपास की चीजों से। और बाद में दोस्तों इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1903 में, और बाद में 1907 में इनके माताजी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। फिर ये होता है कि वियना चले जाते हैं, दिसंबर में सारी चीजों से परे होके वियना चले जाते हैं। वियना जाके कैजुअल लेबर का काम करने लगते हैं, पेंटिंग वेंटिंग का काम करने लगते हैं। और दोस्तों 2 बार एकेडमिक्स ऑफ फाइन आर्ट्स में भी अप्लाई करते हैं। हु नोज यार, अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता तो एडोल्फ हिटलर एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट्स में होता है कुछ पिकासो टाइप का पेंटिंग बना रहे होते ना दोस्तों। लेकिन विश्व को, दुनिया को, समय को ये मंजूर नहीं था, और ये होता है कि दोनों बार रिजेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। और दोनों बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो बाद में मीन कैंप में उन्होंने बताया भी है कि जब इस वक्त, ये वो दौर था जब मैं घूमता रहा पैसों के लिए, इधर उधर ऐसा वैसा, मैं घूम के सामान बेचता था, मेरे पास घर वर नहीं थे, तो होमलेस तरीके से रहा, पोस्ट कार्ड वगैरह बेचा, बहुत सारी चीजें किया। और यही वो दौर था जब मैं, एडोल्फ हिटलर कहना, भाई साहब मेरे पर नाराज मत हो जाइएगा, एडोल्फ हिटलर कहना कि यही वो दौर था जब जूइश लोगों के लिए मेरे अंदर हेट्रेड आया, एंटीसेमिटिज्म बोलते हैं दोस्तों इसको, एंटी जूइश व्यूज आए। हालांकि ये पॉइंट काफी डिबेटेबल है, बट जैसा भी है दोस्तों, पहले आपको ना इसके आसपास की चीज बताता हूं। 1913 में दोस्तों क्या हुआ था, आपको याद होगा, तो प्रथम विश्व युद्ध ब्रेकआउट हो गया था, राइट, आउटब्रेक हो गया था, ये प्रथम विश्व युद्ध आउटब्रेक हुआ था। तो एडोल्फ हिटलर, जिनका जन्म तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, जन्म से ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रिया की नागरिकता थी इनकी, इन्होंने बोला मैं लड़ूंगा,
मैं खेलेगा, वैसे ही मैं लड़ूंगा, जर्मनी की आर्मी की तरफ से मैं लड़ूंगा। और बाद में 1914 में, अगस्त 1914 में ये लड़ना शुरू किए थे दोस्तों। बाद में हालांकि इनको इनकी बहादुरी वगैरह के लिए बहुत सारे मेडालियन वगैरह मिले, काफी इंजर्ड भी हो गए थे, काफी चोट वोट भी लग गई थी इनको दोस्तों। बाद में एडोल्फ हिटलर को और किसी भी राष्ट्रवादी आदमी को यह बात रास नहीं आई थी कि ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन कर दिए यार, 1918 में गिव अप कर दिए यार, ये कौन है यार जो इन लोगों ने साइन किया, दिमाग खराब कर दिए यार मेरा। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ था 1918 में वाइमर रिपब्लिक। दोस्तों ये वो ग्रुप था जो अब जैसे भी बोल लीजिए लूजली डेमोक्रेसी को मानता था, ये बोल दीजिए मार्क्सिज्म को मानता था, सिविल लीडर्स थे, जो भी बोल दीजिए आप दोस्तों। तो जो जर्मन नेशनलिस्ट लोग थे उनका कहना था ये गद्दार, ये दोगले, ये धोखेबाज लोग हैं जिनके कारण, इनका नाम वाइमर रिपब्लिक, इस ग्रुप का नाम था वाइमर रिपब्लिक, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन किया है। ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है इसमें जो चीज लिखी गई कि जर्मनी अपनी मिलिट्री बहुत थोड़ी से रखेगा, डीमिलिटराइजेशन करेगा, जर्मनी जो है पूरी जिम्मेदारी लेता है, वॉर हमने प्रोवोक किया है और हमारे कारण वॉर हुआ है, इसलिए हम पूरा खामियाजा भुगतेंगे। ये बात ना दोस्तों एडोल्फ हिटलर को और एडोल्फ हिटलर के जैसे बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं को रास नहीं आई थी दोस्तों। इसलिए ना जर्मनी में जर्मन वर्कर्स पार्टी बनी थी, इसका नाम था डैप। दोस्तों एडोल्फ हिटलर इनके फाउंडर के पास पहुंचे जिनका नाम था मिस्टर एंटन ड्रेक्सलर, उनके पास पहुंचे और बोले सर जी मुझको भी इसमें लेंगे क्या इस टीम में। 1919 के बाद दोस्तों एंटन ड्रेक्सलर साहब के पास पहुंचे, बोले सर अपने को भी मांगता है इस टीम में। तो इन्होंने बोला कि आ जाओ लड़के, क्या चीज है, बिल्कुल आओ। तो दोस्तों फिर एडोल्फ हिटलर जाते हैं एंटन ड्रेक्सलर साहब के साथ इस पॉलिटिकल पार्टी में डैप में, और कुछ वक्त के बाद इनसे कहते हैं कि सर अपने को ना इसको थोड़ा सा और इसको विस्तार करना चाहिए, इसका नाम भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, और नाम रखते हैं एनएस डैप, जिसको आप लोग बोलते हैं नाजी। तो यही थी दोस्तों जिसको आप बाद में फिर नाजी पार्टी या नाजी बोलते हैं दोस्तों। और इस एडोल्फ हिटलर का कहना है कि इसका साइन होगा, जो सिंबल है व्हाइट बैकग्राउंड, इस तरह जो निशान है, ये सब भी उन्होंने खुद से डिजाइन किया। और उसके बाद अपनी गुस्से वाली स्पीच, एब्सोल्यूट वेनेमस एंड वेट्रॉलिक स्पीच देते हैं दोस्तों। क्या होता है ना, आप समझे इस बात को, जब समय खराब होता है ना तो नेगेटिव सेंटिमेंट ज्यादा जल्दी ट्रेवल करते हैं दोस्तों मार्केट में। कोई उल्ट पुल्ट बात बोलता है, हम इंसान है दोस्तों, तो हमारा ध्यान ना नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जल्दी आता है दोस्तों। ये ऑलरेडी 1929 का ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा था, जर्मनी को भयंकर टैक्स इंपोज कर दिया गया था, जर्मनी को बहुत टैक्स देना पड़ रहा था दोस्तों। इकोनॉमिक तरातर टूटी पड़ी थी, लोगों में भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट था, भयंकर डिससैटिस्फैक्शन था। उस टाइम पे एडोल्फ हिटलर जैसे ताकतवर स्पीकर का आना और भयंकर तरीके से विट्रॉलिक स्पीचेस देना कि वो छोड़ो कि अपन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे देखे नहीं, ये वाइमर रिपब्लिक, ये असली गद्दार है जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया है। दोस्तों मेरे भाइयों और बहनों, इनको पकड़ो, इनको तो फोड़ो, इनको तो दोस्तों। इतना भयंकर ऐसे स्पीचेस जब उन्होंने दिया और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को सारी चीजों के लिए जिम्मेदार बोला कि ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है जो सारी चीजें जिसके कारण सब कुछ जिम्मेदार है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों को हिटलर की बात भयंकर पसंद आई, लोगों को लगी ये है बंदा, ये असली बंदा है भाई जो इतना फियरसी स्पीचेस देता है, गजब टाइप का आदमी है दोस्तों। इसी टाइम पे एडोल्फ हिटलर और उनके जैसे और काफी सारे आर्मी के लोगों ने देखा और उन्होंने कहा कि भाई साहब टाइम आ चुका है, अपने को कू करना चाहिए, मिलिट्री कू करना चाहिए। और दोस्तों इस मिलिट्री कू कर दिया था दोस्तों, हालांकि ये फेल हो गया था, इसे कहा जाता है बियर हॉल पुश। तो दोस्तों ये हालांकि फेल हो गया था और एडोल्फ हिटलर को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था। उन्हें बोला था कि सर ये जो आप किए हो ना, ये हाई फॉर्म ऑफ ट्रीजन है, ये सब टॉलरेट नहीं किया जाएगा सर। और दोस्तों जब एडोल्फ हिटलर को जेल में बंद कर दिया गया था तो उसी दौरान फिर एडोल्फ हिटलर ने अपनी किताब मीन कैंप माई स्ट्रगल ये लिखना शुरू किया था। ये रही दोस्तों उनकी किताब मीन कैंप का मतलब माई स्ट्रगल। हालांकि बड़े बड़े विचारकों का, बड़े बड़े इतिहासकारों का कहना है ये एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा किताब थी, एकदम क्या बोलते हैं फॉल्सहुड से भरी हुई, झूठ झरोखे से भरी हुई, ये सब बेकार की बात है दोस्तों। किसी ने सोचा नहीं था कि एडोल्फ हिटलर जिस चीज के बारे में इसमें लिख रहे हैं वो क्रिएट भी करने का सोच रहे हैं दोस्तों। आते हैं जरा एडोल्फ हिटलर को सपोर्ट कहां से मिला यार, ऐसा क्या हो गया था। मैंने आपको कहा दोस्तों कि इस दौरान ये वो समय था जब जर्मनी में ना, जर्मनी की हालत खराब थी। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई थी वो एक राष्ट्र के रूप में काफी अपमानजनक था दोस्तों। उसमें यह था कि आप अपनी मिलिट्री एक निश्चित नंबर से ज्यादा नहीं रख सकते, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप मानते हो कि आप गलत किए हो, याद रखना आपकी ही गलती है, आप ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किए हो दोस्तों। इस तरह से तो भयंकर सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे और यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट डिप्रेशन आने के कारण भयंकर पैसा जा रहा था जर्मनी का वहां पे। और दोस्तों इसी वक्त में इनके भूतपूर्व राष्ट्रपति हिंडनबर्ग साहब, पॉल वॉन हिंडनबर्ग साहब, जो कि 84 ईयर्स के थे दोस्तों, मतलब 84
नहीं 86 ईयर्स के थे, सॉरी दोस्तों। क्या हुआ था जब ये साहब 84 ईयर्स के थे, मतलब 1932 में हालांकि इलेक्शन हुआ जब, तो उस वक्त पे एडोल्फ हिटलर भी इनसे भिड़ गए थे। और दोस्तों दोनों बार मतलब हिटलर जब इनसे चुनाव लड़े थे तो हिटलर हारे थे दोस्तों, लेकिन 36% वोट मिला था एडोल्फ हिटलर को भी। हिंडनबर्ग साहब ने कहा चलो एक काम करते हैं, जर्मन पॉलिटिक्स को थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए एडोल्फ हिटलर को मैं बना देता हूं चांसलर, और यहां से दोस्तों आते हैं एडोल्फ हिटलर द चांसलर। ठीक है दोस्तों, एडोल्फ हिटलर कुछ ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि डिफेक्टो लीगल लीडरशिप उन तक पहुंच जाती है, मतलब धीरे 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 चीजों को चेंज करना शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसा ये भी कहा था दोस्तों कि बाद में पार्लियामेंट में आग लगवा दिए थे, संविधान को ही पलट दिए थे, और बाद में किस चीज का संविधान और क्या ही पार्लियामेंट जो भी थे वो एडोल्फ हिटलर हो गए थे। सारे के सारे लेजिस्लेटिव, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सारी की सारी चीजें सब एडोल्फ हिटलर से शुरू होती थी, एडोल्फ हिटलर से खत्म होती थी दोस्तों। तो एक समय पे इतने सारे चेंजेस कर दिए थे एडोल्फ हिटलर ने कि 1933 आते 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 एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी सिर्फ एकमात्र लीगल पॉलिटिकल पार्टी रह गई थी जर्मनी में, बाकी सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज नल एंड वॉइड हो गई थी दोस्तों। एडोल्फ हिटलर ने कहा कि सुनो यार, सबसे पहले काम करो, ये जो लीग ऑफ नेशन है, जैसे आप यूनाइटेड नेशंस आज सुनते हैं दोस्तों, उसके पहले लीग ऑफ नेशन था, तो लीग ऑफ नेशन जो है सबसे पहले वहां से जर्मनी को निकालो, ये सब बेकार चीज हटाओ, चलो हटाओ। दोस्तों हिंडनबर्ग साहब की मृत्यु होती है 1934 में, और 1934 में जब इनकी मृत्यु होती है, आपके हिंडनबर्ग साहब जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे, उसके तुरंत बाद फिर एक नया अवतार और आता है एडोल्फ हिटलर साहब का, जहां पे एडोल्फ हिटलर जो कि पहले चांसलर थे और अब बन जाते हैं एब्सोल्यूट लीडर, सुप्रीम लीडर, फूरर बन जाते हैं। राइट दोस्तों कौन था जिसको एडोल्फ हिटलर के प्रकोप का सामना करना पड़ा, एडोल्फ हिटलर के गुस्से का सामना करना पड़ा? दोस्तों सबसे पहले उसमें उस लाइन में, उस कतार में तो बहुत लोग थे दोस्तों, बहुत अनफॉर्चुनेट, पता नहीं कई लाखों लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया एडोल्फ हिटलर ने, इसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। मतलब इनको अगर कंसिडर किया जाता है कि इतिहास का वन ऑफ द सबसे भीषणतम विलन, तो किसी कारण से कंसिडर किया था दोस्तों। लेकिन इसमें भी सबसे पहले थे नाजी पार्टी। तो ये जो नाजी जो वाइमर रिपब्लिक वाले, सॉरी नाजी कहता, वाइमर रिपब्लिक, नाजी तो यही लोग थे, जो वाइमर रिपब्लिक था दोस्तों, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया था दोस्तों, ये वो थे जो डेमोक्रेसी, एडोल्फ हिटलर कहना था ये डेमोक्रेसी फेमोक्रेसी क्या होती है यार, अगर आपको देश को स्ट्रॉन्ग करना है तो डेमोक्रेसी अपने को चाहिए नहीं लड़कों, अपने को समझ रहे हो, कोई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ एक व्यक्ति का विचार, एक पॉलिटिकल पार्टी का विचार ही देश का विचार होना चाहिए। ये ऐसे नहीं है जो वाइमर रिपब्लिक की तरह डेमोक्रेसी चाहिए साइन करके आकर, ऐसा नहीं चाहिए, ना ऐसा नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहां से नाजी पार्टी की ताकत बढ़ती चली जा रही थी माफ कीजिएगा दोस्तों। और वाइमर रिपब्लिक वाला इधर लड़को, तुम इधर, इनको तो फोड़ो यार, ये वो गद्दार है, दोगले, साइन करके आ जाते हैं। और दोस्तों यहां से एडोल्फ हिटलर ने मेक श्योर किया, एडोल्फ हिटलर दोस्तों जो कि चांसलर बने थे 30 जनवरी 1933 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने मेक श्योर किया कि नाजी पार्टी गजब तरीके से आगे बढ़ते जाए। और दोस्तों जब ये चांसलर बने थे 1933 में, तो मेक श्योर किया इसके बाद से अब कोई जर्मन आदमी के पास कोई फंडामेंटल राइट, कोई बेसिक राइट नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद एडोल्फ हिटलर ने सोचा और क्या कर सकता हूं, तो लोगों को आह्वान किया कि लोगों आपके लिए गजब का ऑफर ला रहा हूं। सब बोले सर क्या? तो लड़कों तुम्हारे लिए मैं लेके आ रहा हूं कोऑर्डिनेशन। ये सर ये क्या है कोऑर्डिनेशन? आप सोच के देखो, मजा आ जाएगा आपको। सर बताइए क्या है सर? दोस्तों आज के बाद आप जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, जो आपका एजुकेशन है, जो इकोनॉमी, सब जितनी चीजें हैं सब हम डिसाइड करेंगे, सब आप डिसाइड करेंगे। यस एक्सक्यूज मी दोस्तों, जो नाजी पार्टी सोच रही है, मतलब जो मैं सोच रहा हूं वो चीज और जो आप सोच रहे हो, सब में एक अलाइनमेंट होना चाहिए। इसके बिना देश थोड़ी ग्रो करेगा पागल, ऐसे ही ग्रो करेगा देश। तो सब एकदम हतप्रभ रह गए, सर ये क्या बोल रहे हैं सर आप? तो कुल मिला के सारी की सारी चीजों को एडोल्फ हिटलर ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने आपको बोला दोस्तों, क्या लेजिस्लेचर और क्या एग्जीक्यूटिव, क्या डोमेस्टिक पॉलिसी और क्या ही फॉरेन पॉलिसी, सारी की सारी चीजें एडोल्फ हिटलर से शुरू हो रही थी दोस्तों। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर ने कहा कि एक और चीज समझो, जर्मनी की तकदीर में लिखा है कि हमें ईस्टवर्ड एक्सपैंड करना है, और ये यूरोपियन कंट्रीज जो है, ईस्टर्न यूरोपियन, इनको तो दबोच लेंगे यार अपन, इनको तो यूं कब्जा लेंगे। ये जो सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन बन चुका था दोस्तों 1917 में, 1917 में सोवियत यूनियन में, सोवियत रूस जो है वहां पे बोल्शेविक की क्रांति आई थी और 1922 में बन चुका था। ठीक है, तो इस वक्त बन चुका है, और ये सोवियत यूनियन इसको भी दबोच लेंगे। और कहा कि इसमें सबसे सर्वप्रथम रोल रहेगा महिलाओं का। महिलाओं से गुजारिश किया कि महिलाएं जितनी भी हैं, वो महिलाएं जो जर्मन महिलाएं हैं,
आप मैडम ये समझें कि आप लोग रेशियली प्योर, आप लोग जितना आर्यन पुत्र, आप लोग आर्यन पुत्र को जन्म दे रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें आप जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये होगा कि प्योर ब्लड। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का इस तरह का स्टेट, जिसको आज आप बोलते हो कि हमको अपने देश की कल्चरल डाइवर्सिटी पे प्राउड है, एडोल्फ हिटलर के हिसाब से वो चीज थी कल्चरल इंप्यूरिटी। दोस्तों इनका तो भयंकर भयंकर स्टेटमेंट था, कई स्टेटमेंट में बोल नहीं सकता। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि जितने वास्तविकता में जो जर्मन महिलाएं हैं वो आर्यन पुत्रों को जन्म दे रही है, वो जितने ज्यादा बेबीज को जन्म दे सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा ये जो जूइश है ना, यही असली सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, इनको तो छोड़ना नहीं है भाई, इनको तो जेल में बंद करो। और यही था दोस्तों नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप। दोस्तों आपके साथ विक्टर फ्रैंकल साहब की किताब शेयर किया ना मैंने, मेंस सर्च फॉर मीनिंग, वो इसी टाइम की किताब है। और या फिर लाखों लाख लोगों को काट दिया गया दोस्तों, लाखों लाख जूइश, लाखों लाख जिप्सीज दोस्तों, आप गिन नहीं सकते दोस्तों कितने सारे थे दोस्तों, एकदम मतलब कत्लेआम मचा दिया गया, भयंकर तरीके से हॉलोकास्ट किया गया, मास मैसेकर किया गया दोस्तों ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये सब कुछ जब हो रहा है उस वक्त पे एडोल्फ हिटलर की पॉपुलैरिटी एकदम चरम पे है जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही है दोस्तों। इस टाइम पे एडोल्फ हिटलर की पॉपुलैरिटी भी वैसी ही है, क्योंकि दोस्तों जब ना ऐसा वॉइड क्रिएट होता है तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होता है ना, उसको भयंकर सपोर्ट मिलता है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती है अक्सर उससे। तो कुल मिला के ऐसा हुआ था दोस्तों, इस तरह की चीजें हुई थी। जब इतना सब कुछ हो ही रहा था तो ये जो फुरियर थे, मतलब जो एब्सोल्यूट लीडर थे, जो सुप्रीम लीडर थे जर्मनी के, मतलब मिस्टर एडोल्फ हिटलर, इनका अंत कहां पे होता है दोस्तों? चांसलरशिप एंड प्रेसिडेंसी ये बोल दीजिए, सुप्रीम लीडर बोल दीजिए, दुनिया जहान की जो भी चीज बोलना आपको वो बोल दीजिए दोस्तों, सारी चीजें बन चुके थे एडोल्फ हिटलर। बिल्कुल निसंदेह इनकी इकोनॉमी इंप्रूव करी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, इकोनॉमी तो इंप्रूव कर ही रही थी। इन्होंने बोला कि ये जो वाइमर रिपब्लिक ने साइन किया है ट्रीटी ऑफ वर्सेल, इसमें जो डीमिलिटराइजेशन है, डीमिलिटराइजेशन की ऐसी की तैसी, हम अपने मिलिट्री को हम अपने हिसाब से, कौन है दूसरे देश जो हमको बताएंगे हम अपनी मिलिट्री कितनी रखें, कैसे रखें, हम रीमिलिटराइजेशन करेंगे। ये जो स्टेट सैंक्शन एंटी सेमेटिज्म दोस्तों, मतलब जूइश लोग जो हैं, ये सारे फसाद की वजह है, इनको तो नहीं छोड़ते अपन लोग भाई साहब। और जर्मनी की तकदीर में लिखा है कि हमको पूरे यूरोप को कब्जाना है, और धीरे धीरे यूरोप जो सोवियत रूस है उसको कब्जाना है, और एक टाइम पूरी दुनिया को कब्जा लेना है। तो एक काम करते हैं, नाजी जर्मनी एक गजब के हम लोग जर्नी पे निकलते हैं, और वो है पूरी दुनिया को कब्जाने की जर्नी पे निकलते हैं। क्या बोलते हैं लड़कों, निकले क्या? यस सर, निकलते हैं। 1938 में इसमें सबसे पहले इन्होंने कब्जाया ऑस्ट्रिया को दोस्तों, ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया दोस्तों। देखते ही देखते 1939 पे चेकोस्लोवाकिया को दबोच लिया इन लोगों ने दोस्तों। इसके बाद देखते ही देखते पोलैंड को इन्वेड कर दिया इन्होंने, पोलैंड को इन्वेट कर दिया। इसके बाद देखते देखते भिड़ गए, फ्रांस से भिड़ गए दोस्तों ये लोग। दोस्तों यहां से सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत के दिनों में एडोल्फ हिटलर ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी दोस्तों, एक बार के लिए तो पूरी दुनिया में स्तब्ध रह गई कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, क्या खूंखार खतरनाक तरीके से लड़ रहे हो। दोस्तों आपको एक बात आता हूं, मेरे ख्याल से एक कैलकुलेशन एडोल्फ हिटलर का थोड़ा गड़बड़ा गया। विश्व इतिहास को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक चीज मिलेगी कि एडोल्फ हिटलर ने शायद ये कैलकुलेट नहीं कर पाए कि यूएसएसआर इतना बड़ा है दोस्तों। बाद में शीत युद्ध के बाद 1991 मैंने मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर पूरी बायोग्राफी बनाई, मतलब पूरा उनका वीडियो बनाया, आप देखिएगा। मिखाइल गोर्बाचेव जो आखिरी लीडर थे सोवियत रूस के, उनके बाद फिर टूट गया था ना, 15 अलग अलग राष्ट्रों में टूटा सोवियत रूस जो है। तो एक तरफ गर्मी, एक तरफ भीषणतम ठंड, एक तरफ सामान्य वेदर, एक तरफ भीषणतम गर्मी दोस्तों। तो जर्मन फौज ना मेंटली गिव अप कर चुकी थी, फिजिकली एंड मेंटली हार चुकी थी। और जब मेंटली और फिजिकली हार चुकी थी तो यहां पर रेड आर्मी ने यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से दबोचना शुरू किया जर्मन आर्मी को। और दोस्तों जब इन्होंने दबोचना शुरू किया एक तरफ से, दूसरी तरफ से यूएस ने और ब्रिटेन ने दबोचना शुरू किया। और इस तरह से देखते ही देखते दोस्तों दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से यूएसए और ब्रिटेन दबोच रहा था और एक तरफ से यूएसएसआर। दोस्तों ऐसा खदेड़ना शुरू किया जर्मन आर्मी को। और ये होते 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 एडोल्फ हिटलर ने ये देखा कि भाई अब मैं नहीं बचता। दोस्तों इस वक्त पे एडोल्फ हिटलर कहा जाता है कि बर्लिन बंकर में इनकी एक महिला मित्र थी जिनका नाम था ईवा ब्रॉन। तो ईवा ब्रॉन से एक दिन पहले इन्होंने शादी किया था। बाद में कहा जाता है कि बर्लिन बंकर में इस चीज को देख के कि यूएसएसआर की फौज आ चुकी है यार, अब तो मैं गया, डेवास्टेट होकर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। दोस्तों इनके गोली मारने के साथ एडोल्फ हिटलर का अंत होता है। उधर से बेनिटो मुसोलिनी का अंत हो गया, तब बीच चौराहे पे कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको लटका दिया था। और इधर से जापान, क्योंकि यही तीन देश थे जिनको माना जाता है कि यही तीन देश थे और उनकी विस्तारवाद की नीति थी जो कि नींव बनी द्वितीय विश्व युद्ध की। और इधर से जापान से दोस्तों हिदकी तोजो, जिनके ऊपर मुकदमा होता है, फांसी की सजा मिलती है उनको। और इसके बाद शुरुआत होती है दोस्तों शीत युद्ध की।
और ये शीत युद्ध होता है, लेकिन एडोल्फ हिटलर को उन लाखों लाख हॉलोकास्ट के लिए दुनिया आज भी याद रखती है, जो इतना अनफॉर्चुनेट रहा दोस्तों। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ये तो बहुत मैं आपको कंजर्वेटिव नंबर बोल रहा हूं, कई लाख 60 लाख से भी ज्यादा जूश लोग दोस्तों जिनको कत्लेआम कर दिया गया था, कई जिप्सीज दोस्तों 2.5 लाख से भी ज्यादा जिनका कत्लेआम कर दिया गया था दोस्तों, कई ऐसे होमोसेक्सुअल लोग थे, कई फिजिकली वीक लोग थे, कई बुजुर्गवार थे जिनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। कई लोगों को दोस्तों आप पढ़ेंगे ना, वो आप मेन सर्च फॉर मीनिंग पढ़िएगा, आप मतलब ना आत्मा कांप जाएगी यार, उसमें कई लोगों को जिंदा ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया गया था। भयंकर दोस्तों, एकदम भयानक स्थिति थी। तो कुल मिला के जो भी बोलिए, एडोल्फ हिटलर जो कि दुनिया के वन ऑफ द सबसे खतरनाक, सबसे क्रूअल विलन में कंसिडर किए जाते हैं, अंततः इन सबसे क्रूअल विलन का और फर्स्ट फूहरर का इस तरह से अंत होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी कहानी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको एकदम समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी डाउट होगा या फिर कहानी कैसी लगी आपको जरूर से बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये सारी की सारी कहानियां सिर्फ इसलिए रहती हैं ताकि आपको ना, मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको एकदम सिंपल सरल सामान्य भाषा में सारे के सारे विश्व इतिहास, करंट कांस्टेंट अफेयर समझ में आ जाए। दोस्तों 11 बजे हर रोज मंडे से फ्राइडे अपन लोग मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, हम एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, मेरा एक सिंपल सा फंडा है रेवोल्यूशन का। हर एक बच्चा हिंदुस्तान में ये बोल दे मैं कुछ भी कर सकता हूं सर, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब मजा आएगा दोस्तों। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों? हर रोज 11 बजे एफटी एक्सप्रेस में एंड प्लैनेट गेट में मैं मिलता हूं आप लोगों से। दोस्तों मेरे बारे में एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम सौरभ ठाकुर है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के भी वीडियोस मेरे देखे होंगे यूट्यूब के और अनअकैडमी के ऐप पे जो मेरी फ्री क्लासेस, अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो ये कोड यूज कीजिए ना ST26 और मस्त तरीके से एंजॉय कीजिए। दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे मैं बहुत सारे फ्री सेशंस लेता हूं, जैसे कि HAL के लिए, HPCL के लिए, FCAT के लिए बहुत सारे सैंपल पेपर्स चल रहे हैं मेरे। और इसके अलावा कैंपस रिक्रूटमेंट वाले जितने बच्चे हैं, यूट्यूब में पढ़ो, धमाल मचाओ, जहां पढ़ना है वहां पढ़ो अनअकैडमी के ऐप पे, तब तो फिर पूछो ही मत, फिर तो मजे ही आ जाओगे। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पे भी मैं फ्री टेस्ट सीरीज वहां पे भी ले रहा हूं दोस्तों अनअकैडमी कहां पे आता है इन सारी की सारी चीजों में? एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। दोस्तों इस दुनिया में उस चीज से ताकतवर कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में आप पूरी दुनिया में जहां पर भी दोस्तों आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन होना चाहिए, और उसके बाद बस बाकी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से आप पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए दोस्तों। लाइव क्लासेस के अलावा सारा का सारा सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है। आज आप ये नहीं बोल पाएंगे दोस्तों कि मेरे को ना एक बार पढ़ने में समझ में आता है, 2 बार, अरे 50 बार पढ़ो यार। एक सिंगल जगह पे आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है दोस्तों, रिवीजन के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड क्रैश कोर्स होता है दोस्तों, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर और इसके अलावा पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलता है दोस्तों। सब कुछ बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हर संडे को आप ये कोड यूज करते होंगे, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26 अपना बर्थडे आप यूज करते होंगे और मस्त स्कॉलरशिप टेस्ट देते होंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जुलाई के टेस्ट खत्म हो चुके हैं, अगस्त का बचा हुआ है। हर संडे 11 बजे 60 मिनट का टेस्ट, एक नंबर कॉम्पिटिटिव टेस्ट और बेहतरीन इंडिया की बेस्ट टू द बेस्ट आपको मिलेगा दोस्तों क्वेश्चंस। इसमें मस्त अवेल कीजिए स्कॉलरशिप को दोस्तों। ये इंडिया के एकदम खूंखार फैकल्टीज है, जबरदस्त फैकल्टीज है, दिल खुश हो जाएगा आपका पढ़ के इनसे। एक बार जरूर देखिएगा, इन सभी के वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, अनअकैडमी के ऐप पे भी। 4 अगस्त को इनके बैचेस शुरू हो रहे हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए एक बहुत मस्त चीज लेके आया हूं मैं, मॉक इंटरव्यू एंड GD सेशन हो रहे हैं दोस्तों 4 अगस्त को, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। इसमें तो आपने अटेंड किया होगा दोस्तों, हर सैटरडे रात के 9 बजे सारे इंडिया के बच्चे मेरे साथ बैठ के एप्टीट्यूड का पेपर देते हैं और मैं टारगेट बता देता हूं कि मुझे इस बार 2000 से ज्यादा लोग लाइव चाहिए दोस्तों। कुछ गजब का क्रिएट करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ना, ट्रस्ट कीजिए, अपन कुछ गजब का क्रिएट कर देंगे, मैसिव क्रिएट करेंगे दोस्तों। गेट ESE एंड कैंपस प्लेसमेंट के लिए अनअकैडमी में कॉम्बो ऑफर है, एक बार जरूर से देखिएगा। और आज की तारीख में आप गेट ESE, कैट IIM, UPSC, IIT, नीट जिसकी भी तैयारी करना चाहे आप मस्त तरीके से यहां पे जाइएगा, ये कोड यूज कीजिएगा ST26। और दोस्तों आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं इसमें, अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट वीक होगा तो आप 3 या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो इससे आपको बढ़िया एडवांटेज भी होगा। अगर आप सेकंड या फर्स्ट ईयर में होंगे तो 24 महीने के लीजिए, और अगर आप थर्ड या फाइनल ईयर में होंगे दोस्तों तो ये सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसका आपको मजा आएगा दोस्तों। कोई भी चीज जो आपको ऐसे लगे जो हम इनअप्रोप्रिएट बता रहे हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं, यू मे क्लेम द प्राइज एज वेल। दोस्तों हिंदुस्तान में 11,200 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको मुझ पे एकदम बिल्कुल भरोसा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके लिए सबसे रेलेवेंट कंटेंट, एकदम ऑथेंटिक और मजेदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। आप यहां पे दोस्तों अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों।
जो भी मैंने बोला इसके नोट्स आप FT एक्सप्रेस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे कलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये चैनल आपका है, 100K के बहुत क्लोज है, 15 अगस्त तक टारगेट रखते हैं ना दोस्तों, मजा आएगा, बात मानिए ना। हम लोग ना मस्त, अगर आप में से एक एक बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा तो एक गजब का सैलाब आएगा दोस्तों। मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, हर एक सब्सक्राइबर के साथ आप देखिएगा मैं ना क्वालिटी ऑफ कंटेंट और अच्छा दोस्तों, उस हर एक सब्सक्रिप्शन के साथ, हर एक कमेंट के साथ, हर एक लाइक के साथ ना हमको भी बहुत जोश आता है कि यार इन बच्चों को और गजब का देना है दोस्तों, और गजब का प्रोवाइड करना है दोस्तों। तो मुझे बताइएगा आज की कहानी आपको कैसी लगी। ये थी एक आज की कहानी, एक असामान्य व्यक्ति की कहानी जो दोस्तों बहुत ही बड़ा जिन्होंने दुनिया में चेंज लेके आया। हु नोज, अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या होता। आप मुझे बताइएगा दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों इसके अलावा जिस पे भी आप चाहते होंगे कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।